जय हिंद। मैं हूं कर्ण दानवीर और आप देख रहे हैं मेरा पॉडकास्ट दानवीर सिंह। मैं अभी फ़िलहाल ट्रैवलिंग मोड में हूं और अपने रूम से ये बात अपनी रिकॉर्ड कर रहा हूं। और ये बात मैं आज के प्रेजेंट हालात को सेंटर में रखते हुए करूंगा। और ये जो हालात हैं, जो अभी वाली सिचुएशन है, दैट इज़ टू डू विद राम मंदिर, जिसमें प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होगी। तो उसको मैं कैसे समझता हूँ, दैट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। एक उसका रिलीजियस एंगल है, एक उसका पॉलिटिकल एंगल है, एक उसका कल्चरल एंगल है। लेकिन मैं इसको कैसे समझता हूँ, ये मेरे को लगा कि मैं ये आपसे बात करूँ। देखिए, जब हम इतिहास को देखते हैं तो हम देखते हैं कि जो भी कोई पावर है, जब वो राइज करती है तो वो एक फिलॉसफी लेके आगे चलती है, और उस फिलॉसफी को बयान करने के, दर्ज करने के अलग अलग तरीके होते हैं। वो फिलॉसफी रिलीजियस फॉर्म में आपके सामने आएगी, वो फिलॉसफी आर्किटेक्चर के फॉर्म में आपके सामने आएगी, वो फिलॉसफी आपकी ड्रेसिंग और बाकी तौर तरीके के रूप में आपके सामने आएगी, और वो फिलॉसफी एक सॉफ्ट पावर के रूप में भी आपके सामने आएगी, जिसमें आपकी खुद की जो वे ऑफ लाइफ है वो उस फिलॉसफी से इम्प्रेस होगी, इफेक्ट होगी, और आप अपनी वे ऑफ लाइफ को अकॉर्डिंगली चेंज करेंगे। इकोनॉमिक्स भी एक इसी फिलॉसफी को दर्ज करने का, बयान करने का एक तरीका है। जैसा कि हम अभी अगर एक दो सेंचुरी कबल अगर हम बात करें, तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पूरी दुनिया पर छा गई। जितने भी इन्वेंशन हुए वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन और यूरोप के रेनेसां के बाद हुए, और वो इन्वेंशंस हमारी लाइफ में हैं। चाहे वो लाइट हो, चाहे वो ऑटोमोबाइल्स हों, चाहे वो लोकोमोटिव्स हों, एरोप्लेन्स हों, युद्ध लड़ने के नए नए तरीके, हथियार हों, कंप्यूटर हों, और मोबाइल जिससे मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, चाहे ये हो, ये सारी की सारी जो लाइन है, ये उस टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन और रेनेसांस से निकल के आती है, जो आज हमारी लाइफ्स को इम्पैक्ट करती है। तो ये भी एक फिलॉसफी को बयान करता है, दर्ज करता है। ये भी एक तरीका है। दूसरा, हमने देखा कि कैसे आर्किटेक्चर के ऊपर भी फर्क पड़ता है। जब अंग्रेज हिंदुस्तान पर राज करते थे तो उन्होंने भी आर्किटेक्चर दिया इंडिया को। जैसे कि हमारा राष्ट्रपति भवन है, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक है, पुराने वाला पार्लियामेंट है, इंडिया गेट है, वगैरह वगैरह। गेटवे ऑफ इंडिया उधर चले जाइए मुंबई में, या आप कलकत्ता में चले जाइए, विक्टोरिया मेमोरियल। तो वो एक आर्किटेक्चर भी एक तरीका है आपको डोमिनेट करने का, आपकी फिलॉसफी को डोमिनेट करने का, और अपनी फिलॉसफी को बयान करने का। अंग्रेज़ों का इकोनॉमिक्स भी उसी तरीके से है, उनका मेजरमेंट भी उसी तरीके से। आजकल हम सारी बातें फीट, मीटर, किलोमीटर और इस तरीके से बात करते हैं, लेकिन हमारे हजारों सालों से कोस और फरलांग और इस तरीके से इस चीज़ को मेजर किया जाता था। इनफैक्ट मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था, तो मैंने ऐसे ही पूछा, मेरे को भी नहीं मालूम था। मैंने कहा, यार ये एक कोस में कितने किलोमीटर या मील होते हैं? कहते हैं, यार पता नहीं मेरे को। तो मैंने गूगल किया, आप भी करिए गूगल, तो आपको पता लगेगा कि ये हमारे वैदिक काल से और अंग्रेज़ों के आने तक, और अंग्रेज़ों के आने के बाद तक, ये कोस से ही डिस्टेंस मेजर किया जाता था, और एक कोस में शायद 3 किलोमीटर होते हैं। तो ये मुझे नहीं पता था, और ये उनको भी नहीं पता था। तो ये देखिए कि हमारी चीज़ कैसे इम्पैक्ट हो गई विद द वेस्टर्न कॉन्सेप्ट, और हमको रियलाइज ही नहीं हुआ। सिमिलरली, जब इंडिया के अंदर मुसलमान आए, इन्वेडर्स आए, चाहे वो तुर्की हो, चाहे वो अफगानी हो, चाहे वो अरबी हो,
ये अपने साथ अपनी फ़िलॉसफ़ी लेके आए, उस फ़िलॉसफ़ी को हमारे ऊपर उन्होंने इम्पोज़ किया। इनकी फ़िलॉसफ़ी के मुताबिक जो रिलीजियस फ़िलॉसफ़ी है, हम सबको मालूम है कि अल्लाह एक है और जो मोहम्मद द प्रॉफ़िट ने रास्ता दिखाया है, वो ही असली रास्ता है, सही रास्ता है, बाकी सारे रास्ते गलत हैं और जो बाकी गलत रास्ते पर चलते हैं, उनको नष्ट करना हक में है। ऐसा ये फ़िलॉसफ़ी लेके आए और इस फ़िलॉसफ़ी के चलते जो इंडिया के अंदर, जो हिंदुस्तान के अंदर या भारतवर्ष के अंदर जो फ़िलॉसफ़ी थी, अभी देखिए जैसे मैंने तीनों शब्दों का इस्तेमाल कर लिया नामों का। इंडिया अंग्रेज़ों द्वारा दिया गया, हिंदुस्तान मुसलमानों द्वारा दिया गया और हमारा जो मूल नाम है भारतवर्ष। तो ये देखिए कि ये भी हिस्ट्री बयान करता है, ये भी फ़िलॉसफ़ी बयान करता है। बहरहाल, तो उनका ये कॉन्सेप्ट था कि आप आए हैं और आप जो यहाँ की जो वे ऑफ लाइफ है सब कॉन्टिनेंट की, वो उनको उनके बरक्स थी, उनके ऑपोजिट थी। जो वो जिस तरीके से दुनिया को देखते थे या जो उनको खुदाई किताब ने जो रास्ता दिखाया था उसके बिल्कुल ऑपोजिट था। तो वो उन्होंने इसको मिटाने की कोशिश करी। हम जानते हैं कि उन 800 सालों में कितनी बर्बरता हुई। जो हम आईएस को देखते हैं, जब देखते हैं, जब उनके वीडियोस पुराने अगर आपने देखे हों तो, या जो हम पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज़ के साथ जो व्यवहार देखते हैं, तो तब हमें समझ में आता है कि हमने 800 साल, हमारे पूर्वजों ने वो 800 साल कैसे बिताए। तो बहरहाल, तो वो अपनी फ़िलॉसफ़ी लेके आए और उस फ़िलॉसफ़ी के अंदर वो अपना इकोनॉमिक सिस्टम लेके आए, वो अपना आर्किटेक्चर लेके आए और इसी के चलते बहुत सारे ऐसे जो प्रतीक थे, जो हमारे जो फ़िलॉसफ़ी के, वे ऑफ लाइफ के, ऊर्जा के स्रोत थे, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। सोमनाथ का मंदिर हो या राम जन्मभूमि वाली जो राम जी का जन्म स्थान हो, या महादेव की का मंदिर हो वाराणसी में, या कृष्ण जन्म स्थान हो, तो ये सारे डिस्ट्रॉय कर दिए क्योंकि उनको लगता था कि जो स्ट्रेंथ है इस मुल्क के लोगों की, वो इन मंदिरों से आती है। तो मंदिरों को तोड़ दोगे तो स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगी। लेकिन वहां पर ये एक चीज भूल गए, और वो ये भूल गए कि यहाँ की स्ट्रेंथ, यहाँ के जो जो फिलॉसफी है, जो वे ऑफ लाइफ है, वो उससे आती है। और वे ऑफ लाइफ में हमारे पुराण हैं, हमारे उपनिषद हैं, हमारे हमारे ग्रंथ हैं, उनको याद करने की जो आदत है और एक दूसरे को वर्बैटम सुनाने की जो आदत है, तो वो उस वजह से ये कार्रवाई चलती रही। तो आपने मंदिर मंदिर तोड़ दिए, कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन ये फिलॉसफी जिंदा रही। अब इन लोगों के राज थे, हम लोग सब गुलाम थे, तो हम कुछ ज़्यादा कर नहीं पाए। लेकिन आज़ादी के बाद से ये लॉ दोबारा जगी है और हम लोग अपना अस्तित्व तलाश रहे हैं। और इस पूरी जद्दोजहद में, लड़ाई में, संघर्ष में राम मंदिर एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जैसा कि हम जानते हैं, आज़ादी के बाद तुरंत बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पहल से सोमनाथ मंदिर को दोबारा खड़ा किया गया, जिसको उस समय के प्रधानमंत्री को वो पसंद नहीं आया। और उन दोनों के बीच में जो नोका झोंकी हुई, जो पत्राचार हुआ इस चीज़ को लेकर, वो हम सबको अवेलेबल है और वो हम अगर पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस तरफ लेके जाना चाहते थे या क्या सेंटीमेंट रखते थे, वहीं नेहरू जी किस तरीके से देश को देखते थे। सोमनाथ मंदिर का कितना अहम इम्पोर्टेंस था, और आज सोमनाथ मंदिर हमारे पास उससे भी ज़्यादा भव्य है शायद जितना वो पहले कभी रहा हो। और तो एक आपकी जो प्राइड है वो रिस्टोर होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आप में आता है। तो अब हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में राम मंदिर बन रहा है। ये वहाँ बन रहा है जहाँ पर आपके ऊपर इन्वेडर्स ने जुल्म किया, आपके मंदिर को तबाह किया, आपके ऊपर हुकूमत करी, आपकी फ़िलॉसफी, वे ऑफ लाइफ को बर्बाद करने का पूरा अथक प्रयास किया। लेकिन
आज वो चीज दोबारा से उभर के आ रही है। तो यू आर डिफाइंग, तो जब हम राम मंदिर की बात करते हैं तो वो 800 साल की गुलामी को डिफाई कर रही है। वो जो इस्लामिक वेव जो चली थी उस जमाने में, उसको ध्वस्त करने का ये प्रतीक है कि तुम अगर इसको 1000 साल की लड़ाई मान के चलें, कल्चरल लड़ाई, रिलीजियस लड़ाई, तो आज ये लड़ाई हम जीत रहे हैं और इस जीत का पताका फहरा रहे हैं हम अपने राम मंदिर को दोबारा बनाकर। तो इसका इंपॉर्टेंस ये है। अब हिस्टोरियंस ये भी कहते हैं कि जो इस्लाम की जो आंधी थी वो और ईस्ट को जाती, लेकिन वो हिंदुस्तान ने उसको रोक दिया। हिंदुस्तान में ये आंधी रुकी और अब आप ये कह सकते हैं कि वो आंधी का जो जो डिफीट है उसका प्रतीक अब हम राम मंदिर के रूप में देख रहे हैं। और ये राम मंदिर एक हिंदुस्तान की, भारत की ग्रोइंग इकोनॉमिक क्षमता, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, मैच्योरिटी, कल्चरल यूनिटी और सेल्फ प्राइड, इसका प्रतीक है। आज मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें भारत के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं जयशंकर साहब, वो ये कहते हैं कि एक ज़माना था जब हिंदुस्तान के मंदिर वियतनाम, कंबोडिया, लाओस और ईस्ट चाइना कोस्ट तक फैले थे और उनके अवशेष अभी भी मिलते हैं। और यानी कि वहाँ पर हमारा फिलॉसफिकल वर्चस्व था, हमारे वे ऑफ लाइफ की एक्सेप्टेंस थी उस दुनिया के हितों में। और जाहिर सी बात है, अगर इस तरीके के मंदिर वहाँ बने हैं तो वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी भी इंडिया प्रेडोमिनेंट थी और इंडियन पॉलिटिकल और जियो पॉलिटिकल डिस्कोर्स भी काफ़ी हावी था। वहीं जयशंकर साहब ये कहते हैं कि अगर आप मिडिल ईस्ट और इस तरफ ध्यान दें, वेस्ट एशिया की तरफ अगर ध्यान दें, तो यहाँ पर काफ़ी लेट तक इंडिया की करेंसी मूलतः एक्सचेंज के तौर पर इस्तेमाल होती रही थी। तो ये इंडिया का एक रीच था। और अब जिस तरीके से हम पूरी दुनिया में, ख़ास तौर से एशियन रीजन में, हम इंडियन राइज की बात करते हैं, तो इस इंडियन राइज में राम मंदिर भी एक इम्पॉर्टेंट प्रतीक है। राम मंदिर को जिस तरीके से हैंडल किया गया जुडिशली, थ्रू द कोर्स ऑफ जुडिशरी, ये बहुत काबिल तारीफ है। पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है कि नॉन वायलेंटली आप एक इशू को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। इसके अंदर हम जब बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया उसका जिक्र भी करना ज़रूरी है। वो एक वायलेंट मैनिफेस्टेशन था, एक गुस्से का जो कि पॉलिटिकली डायरेक्टेड था, वो एक अलग विषय है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ये बहुत पीसफुली ये काम कर लिया गया, अचीव कर लिया गया। और इसका इम्पोर्टेंस हम आने वाले कई 100 साल तक देखेंगे। देखिए ये जो पूरा इसका जो कॉम्प्लेक्स है, जो कॉम्प्लेक्शन है पूरे डिस्कोर्स का, वो चेंज हो रहा है। जब अंग्रेज आए, अंग्रेज़ों ने गेटवे ऑफ इंडिया बनाया, राष्ट्रपति भवन बनाया, नई दिल्ली बनाई, ये बनाया, वो बनाया, तो एक उनका एक इम्पैक्ट है हमारे लाइफ में, हमारे जहनों में। आज भी 26 जनवरी की परेड उन्हीं के रास्ते पर, उन्हीं के रास्ते और चिन्हों पर बनाए हुए स्मारकों के बैकड्रॉप में होती है। तो ये भी समय आएगा जब हम अपना एक वर्जन बनाएंगे जहां पर हम अपने पर्वों को सेलिब्रेट किया करेंगे। इसी तरीके से जो इस्लामिक जो प्रतीक हैं, जो कि हमारे कल्चर का बहुत अहम हिस्सा है, और जैसे जैसे सोसाइटी आगे चली है, इस्लामिक कल्चर से भी हमने बहुत कुछ सीखा है, पाया है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और जहाँ तक आर्किटेक्चर का सवाल है, चाहे वो ताजमहल हो, चाहे वो लाल किले हो, या
कुतुब मीनार हो, इन सब की भी बहुत बड़ी अहमियत है। लेकिन जैसे जैसे हिस्ट्री चलती है वैसे वैसे हिस्ट्री अपने नए चिन्ह बनाती है, नए चिन्ह छोड़ती है, और जो मुल्क अपनी सेल्फ प्राइड और सेल्फ रिस्पेक्ट को पकड़ के रखते हैं वो फिर से बाउंस बैक करते हैं। और हमने देखा कि कैसे इंडिया बाउंस बैक कर रहा है, चाहे वो इकोनॉमिक फील्ड में हो, चाहे वो और पैरामीटर्स हो, इंडेक्सेस हो और प्रोस्पेरिटी उसमें हो, या जो मैंने अभी कहा कि हमारी जो फिलॉसफी और वे ऑफ लाइफ के तरीके हैं उसमें हो। अब इसमें एक और डिस्कशन आता है ब्राह्मणों को गाली देने का। आप ये सब चीज़ें एक साथ जोड़ के देखिए। जब मैंने कहा कि इस्लाम जब हिंदुस्तान में आया तो क्या चीज़ तोड़ी गई? मंदिर तोड़े गए। क्यों तोड़े गए? इसलिए तोड़े गए कि उनको लगता था कि सारा जो फिलॉसफी है, वे ऑफ लाइफ है, जो इनका जो स्रोत है वो मंदिरों में है। फिर उनको रियलाइज हुआ नहीं, इनमें ब्राह्मण पंडित भी हैं। तभी आपने कई बार सुना होगा कि पंडितों को, ब्राह्मणों को पकड़ के कत्ल किया जाता था, उनके जनेऊ तोले जाते थे और उसको एक पर्व के तौर पे मनाया जाता था। और एंटी ब्राह्मण हेट ये डेवलप करने का बहुत प्रयास किया गया। पूरी सोसाइटी को अलग अलग हिस्सों में, वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में कस दिया गया, कास्ट और रिलीजन और कास्ट के बेसिस पर, जिसका एक फॉल आउट आज भी हम देखते हैं और वो भी एक बड़ा दुखद बात है। लेकिन जिस तरीके से ब्राह्मणों को अटैक करते रहे, चाहे वो मुसलमान करते रहे या लेटर ऑन अंग्रेज़ों ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। मकूले के दस्तावेज पढ़ें, किस तरीके से उन्होंने गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन को बर्बाद किया और अपना सिस्टम लेके आए, जिसके आज हम भी गुलाम हैं, आज भी हम गुलाम हैं। और मेरे ख्याल से उसको बहुत टाइम लगेगा वहाँ से निकलने में। अगर अंग्रेज़ों को वो 200 साल लगे थे तो शायद हमें भी इतना ही टाइम लगेगा अपने ओरिजिनल रूप को तलाशने में और मॉडर्न परिस्थितियों के साथ उनको ढाल के और उसको अपने लाइफ में, अपनी फिलॉसफी में रवा करने में। तो ब्राह्मण की वो वैल्यू है। देखिए, मैं ब्राह्मण नहीं हूं और मैं ब्राह्मणवाद को भी सपोर्ट नहीं करता हूं, लेकिन यहां पर मेरा आर्ग्यूमेंट अलग है। हमारे जितने भी वेद हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, उनको कंठस्थ करने में और अपनी नेक्स्ट जनरेशन को सौंपने में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया है इन ब्राह्मणों ने। हमने देखा कि कैसे नालंदा जैसी यूनिवर्सिटीज को तबाह कर दिया गया, जहाँ पे हजारों किताबें थीं, लाखों किताबें थीं। और हमने इस्लामाबाद के पास जो तक्षशिला है, जहाँ के चाणक्य थे, वहाँ की जो लाइब्रेरी थी और वहाँ के जो मठ था, कैसे इस्लामिक इन्वेजन्स में उनको तबाह किया गया, इस उम्मीद से कि इस पूरी सिविलाइजेशन को ख़त्म करके और इस्लामिक सिविलाइजेशन बनाई जाए। लेकिन वो इस समय नाकामयाब रहे और इस नाकामयाबी के पीछे वही ब्राह्मण हैं। ब्राह्मणों ने जिस तरीके से साइलेंट वॉर लड़ा है, ये 1000 साल का जो ये युद्ध लड़ा है, ये बहुत काबिल तारीफ है। हम इस चीज़ को किसी भी हालत में कम करके ना आके, और जब मैं ये ब्राह्मण इसको मैं सपोर्ट कर रहा हूँ तो याद रहे कि मैं ब्राह्मणवाद को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। ब्राह्मणवाद जिसमें छुआछूत है, जिसमें सोसाइटी का डिवीजन है और वर्गीकरण है, कोई ये ऊंचा है और ये नीचा है, मैं उसको सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं सपोर्ट उस फिलॉसफी को कर रहा हूँ और वो फिलॉसफी हमारी अगर बची है तो वो इन ब्राह्मण्स की वजह से ही बची है। तो इस चीज़ को भी हमें एक्नॉलेज करना चाहिए जब हम ये पूरी चीज़ को एनालाइज करते हैं। तो ये था मेरा एक एनालिसिस। आपको ये अगर पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और दिल्ली पहुंच के फिर नए पॉडकास्ट बनाएंगे। मैं अभी साउथ इंडिया में हूं और यहाँ पे मौसम बहुत शानदार है। ये आधा स्वेटर पहना हुआ है मैंने, हाफ स्वेटर, वो भी ज़बरदस्ती पहना हुआ है क्योंकि उसको रखने की जगह नहीं थी। तो
लेकिन आज मेरी फ़्लाइट है तो मैं वापस जाऊंगा। वहाँ पे बहुत ठंड है, बहुत ज़बरदस्त, लखनवी भाषा में बोलें तो गलाउटी ठंड है, हाड़ गलाने वाली ठंड है। तो इतने खूबसूरत मौसम से और उस ठंडी में जाएंगे तो फिर वहाँ से अगले पॉडकास्ट को जारी करेंगे। तो मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।